आरव। रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है। हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे, ये गलती से आपकी सम्माननीय भूमि में घुस गया है। ये वास्तव में अनजाने में हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये दांव मित्र खुद को दिखा सकेगा। आरव ने अपनी मुट्ठियां बांधी और एक दिशा की ओर बोला। स्पष्ट रूप से उस हमले के माध्यम से आरव ने पहले ही दूसरे पक्ष की स्थिति निर्धारित कर ली थी। विशाल वृक्ष से 3 सुंदर आकृतियां नीचे उतरी, जिससे आरव तिरछी नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। ये तीनों लोग राज्य को तहस-नहस करने वाली सुंदरियां थी। मनुष्य भी उन्हें देखकर मोहित हो जाते। जब आरव ने उन्हें देखा तो उसे भी यकीन नहीं हुआ कि वे वास्तव में राक्षस थे, जिन्होंने रूप धारण किया था। सामने खड़ी अद्वितीय सुंदरी ने चमकती आंखों से आरव से कहा, जो मनुष्य मेरे देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करता है, वो मर जाए। लेकिन यह सुनकर आरव की भौहें तंग गई। विवेक के पीछा से बचने के लिए यहां आने वाला आरव जानता था कि वो गलत था, लेकिन मुठभेड़ के समय ही मार डालने के लिए चिल्लाना आरव को बहुत नाराज कर गया। इसके अलावा इन तीनों लोगों के रवैये को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं होगा। सबसे अधिक संभावना है, चाहे वो कैसे भी समझाए, दूसरा पक्ष भी नहीं सुनेगा। क्या तीनों देवियां इस आरव की एक बात भी सुन सकती हैं? आरव ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, आखिरकार वो दूसरे लोगों के इलाके में घुस आया था। अगर वो हमला नहीं कर सकता था तो बेहतर था कि वो आगे न बढ़े। आरव भी अपने दिल में चुपके से सतर्क था। घुसते ही वो 3 रूपधारी राक्षसों से टकरा गया। क्या उसकी किस्मत अच्छी थी, या यहां के राक्षसी जानवरों की ताकत इतनी भयानक थी? बात करने की कोई जरूरत नहीं। चाहे जो भी कारण हो, देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करने का मतलब सिर्फ मौत है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं, अपना अंत कर लो, महिला ने कहा। जब आरव ने सुना तो उसकी भौहें अनायास ही और भी कस गई। ये महिला सुंदर थी, बस इतना था कि उसका ऊंचा और शक्तिशाली अभिमान आरव को बहुत नाराज कर रहा था। आरव का स्वभाव भी अच्छा नहीं था। दूसरे पक्ष ने पहले ही उसे खुद को खत्म करने के लिए कह दिया था। क्या यह मामला अभी भी सुलझ सकता है? वो गुस्से से भड़कने ही वाला था कि तभी एक छोटी सी लड़की ने उसे बर्दाश्त न कर पाने का भाव प्रकट किया और आग्रह किया, बड़ी बहन मीरा, शायद इस इंसान के पास वाकई कुछ ऐसा है जो वो कहना चाहता है। क्यों न हम उसकी बात सुने? मीरा नाम की उस खूबसूरत लड़की ने फटकार लगाई। कहना क्या मुश्किल है? वैशाली, क्या तुम पूर्वजों की शिक्षाओं को भूल गई हो? जब तक मनुष्य देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उन्हें बिना किसी अपवाद के तुरंत मार डालो। हालांकि हम नहीं जानते कि वो सार भक्षण करने वाले, भ्रमित करने वाले कोहरे से कैसे गुजरा, क्योंकि वो यहां आया है। हमें पूर्वजों की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और उसे मार डालना चाहिए। मीरा नाम की महिला स्पष्ट रूप से अनुचित थी। वो हत्या के बारे में लगातार बकबक कर रही थी, जिसने आरव के गुस्से को भी भड़का दिया। हे, बिना किसी अपवाद के कितनी बढ़िया तत्काल फांसी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे मारना चाहते हो, आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मीरा ने आरव को घृणा से देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सोचते हो कि अभी मेरे हमले से बचकर तुम अपनी जान बचाकर मेरे हाथों से भाग सकते हो? तुम तो बस एक छोटा सा बच्चा हो जो अभी अभी मनुष्य के सोल सागर में घुसा है। सच में तुम स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता नहीं जानते। भूल जाओ, क्योंकि तुम खुद ऐसा करने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगी। उसने मीरा को कोई कार्रवाई करते भी नहीं देखा, लेकिन रेशम के बोल्ट एक बार फिर विचित्र तरीके से आरव की ओर बढ़े। सिवाय इसके कि इस बार चाहे कौन हो या गति, ये पहले की तुलना में बहुत अधिक ऊपर उठ गया। जाहिर है उसने भी आरव की ताकत को स्वीकार किया और कोई कसर नहीं छोड़ी। आरव बस ठंडी मुस्कान दी। अरुणी तलवार सीधे बाहर आ गई। असंख्य तलवार बरसा। 10,000 लंबी तलवारें तुरंत बनी और सीधे रेशम के बोइड पर कट गई। अब जबकि आरव ने सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, एकत्रित सार के रूप को संघनित करना पहले से ही सरल था। उसके लिए असंख्य तलवार वर्षा को निष्पादित करते हुए इस स्तर की मार्शल तकनीक को फिर से स्वाभाविक रूप से वो अपनी इच्छानुसार कर सकता था, और तलवार के ब्लेड की शक्ति भी बहुत बढ़ गई। ये संघनित रूप के बाहरी स्वरूप से थोड़ा देखा जा सकता था। खटखट खटखट खटखट। एक 5वें स्तर के राक्षस की ताकत
स्वाभाविक रूप से चरम सीमा तक भयावह थी। यद्यपि आरव की असंख्य तलवार बर्शा मजबूत थी, लेकिन ये मीरा के रेशम के बोल्ट को काट नहीं सकती थी, लेकिन धातु के टकराने की आवाज निकालती थी। लेकिन भले ही ये रेशम को 2 टुकड़ों में नहीं काट सकती थी, आरव की असंख्य तलवार बर्शा ने इसे बार बार पीछे धकेल दिया। ये देखकर कि आरव ने जिस मार्शल तकनीक को सहजता से दिखाया वो वास्तव में बहुत भयानक थी, मीरा की अभिव्यक्ति अंततः गंभीर हो गई। उसके सामने ये मानव युवक कुछ असाधारण लग रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि आरव एक साधारण प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार है, वो किस्म की युद्ध के लिए सीमाओं को पार कर सकता है, लेकिन अब इसे देखते हुए यह पूरी तरह से सच नहीं था। उसने पहले भी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन अभी जो हमला किया 9वें स्तर के सोल सागर मार्शल कलाकार को आसानी से खत्म कर दिया, वो अभी भी आसान होगा। पहले स्तर के सोल सागर के बदमाश से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करना, क्या उसे पकड़ना भी वैसा ही नहीं होना चाहिए? कौन जानता था कि यह लड़का सिर्फ पहले स्तर का सोल सागर विशेषज्ञ था, लेकिन उसने वास्तव में उसे बार बार हराया। आरव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम लड़की बहुत नासंभ हो, मुझे मजबूर करती रहो और मैं अब और विनम्र नहीं रहूंगा। ये मीरा भी अभी अभी रूप धारण करके आई थी। वास्तव में वो उस धीरेन्द्र से भी बदतर थी, जिसका साधना क्षेत्र गिर गया था। आरव के पास उससे निपटने के लिए अभी भी बहुत कुछ था। बस इतना था कि आरव इस समय एक अजनबी जगह पर अजनबी था और वो परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। इसके अलावा हालांकि ये तीनों लोग राक्षस थे, लेकिन वे तेजस्वी सुंदरिया थी। आरव ने धैर्य का प्रयोग किया, अन्यथा ये मीरा आरव को बार बार उकसाती। आरव ने उसे बहुत पहले ही मार दिया होता। सिवाय इसके कि आरव के शब्द मीरा को बहुत हास्यास्पद लगे। उसने स्वीकार किया कि आरव की शक्ति बहुत भयानक थी, उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक। लेकिन उसे हराने के लिए एक प्रमुख साधना क्षेत्र को पार करने की बात पर मीरा विश्वास नहीं करेगी, भले ही उसे पीट पीट कर मार दिया जाए। अहंकारी, नीच मनुष्य, जंगली बकवास करने की हिम्मत, मरो! मीरा ने विनम्रता से चिल्लाया। रेशम के बोल्ट ने एक बार फिर हमला किया। इस बार मीरा ने वास्तव में 5वें स्तर की ताकत दिखाई। रेशम के उस बोल्ट में अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी सार भरा हुआ था, जो बिल्कुल सीधा फैला हुआ था और आरव की ओर वार कर रहा था। आरव ने इस छोटी लड़की को थोड़ा सबक देने का फैसला किया और उसे बताना चाहता था कि युवा मास्टर आरव के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। गड़गड़ाहट! आरव की आभा अचानक फूट पड़ी, सीधे 3रे स्तर के सोल सागर तक पहुंच गई। कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी। एक बार जब आरव गंभीर हो गया तो मीरा की अभिव्यक्ति तुरंत नाटकीय रूप से बदल गई। ये हथेली बहुत शक्तिशाली थी। ये इस हद तक शक्तिशाली थी कि ये सीधे उसे खत्म कर सकती थी। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि एक प्रथम स्तर का सोल सागर युवक वास्तव में 5वें स्तर के राक्षसों को मारने के स्तर को प्राप्त कर सकता है। ये किस तरह की अवधारणा थी? 5वें स्तर के रूप को राक्षस जाति यानी कि गुट कहा जाता था, जबकि 4थे स्तर और उससे नीचे के लोगों को राक्षसी जानवर कहा जाता था। इससे यह देखा जा सकता था कि दोनों सीमाओं के बीच कितनी बड़ी असमानता थी। ये एक बहुत बड़ी खाई थी जिसे पार करना मुश्किल था। फिर भी उसकी आंखों के सामने ये युवक सीधे इस विशाल खाई को पार कर गया। मजबूत, बहुत मजबूत। नीले ड्रैगन ने रेशम के बोल्ट को तब तक मारा जब तक कि वो एक पेड़ से एक सूखी शाखा को तोड़ने की तरह इंच दर इंच टूट गया, फिर सीधे मीरा की ओर बढ़ गया। आह! बड़ी बहन मीरा को चोट मत पहुंचाओ। वैशाली नाम की वो लड़की जो आरव के लिए दया की मांग की थी, मीरा के सामने खड़ी हो गई। वो मीरा के लिए इस वार को रोकना चाहती थी। आरव भी इस अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन से अचंभित हो गया और जल्दी से ताड़ के बल को उलट दिया। नीला ड्रैगन एक विशाल पेड़ की ओर बढ़ा, जिसके चारों ओर 10 लोग अपनी भुजाओं से चक्कर लगा सकते थे, और उसे कुचल दिया। गड़गड़ाहट! उस विशाल पेड़ का तना सीधे टूट गया। विशाल पेड़ तुरंत नीचे गिर गया। यह दृश्य देखकर मीरा बहुत देर तक डरी रही, यहां तक कि उसका चेहरा राख हो गया। अब भी पिछले के जैसे महान और शक्तिशाली जंगली अहंकार का कोई संकेत कैसे था? अगर यह तार का वार पहले उस पर पड़ता तो वो उसे मारने की हद तक नहीं पहुंचता, लेकिन गंभीर चोटें, ये तो होना ही था। उसे कैसे पता चल सकता था कि ये अभी भी इसलिए था कि आरव थोड़ा पीछे हट गया था? अन्यथा वो सीधे एक सुंदरी के नष्ट होने का परिणाम होगी। यह भी था कि वैशाली नाम की उस छोटी लड़की ने पहले आरव को कुछ शब्द बोलने में मदद की और आरव को उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा दी कि यही कारण था कि उसने आखिरी क्षण में हमले की दिशा बदल दी। यदि नहीं तो उसे मीरा नामक उस छोटी लड़की को किसी भी कीमत पर गंभीर चोटों के साथ समाप्त करना होगा। ड्रैगन जाति, मीरा ने कुछ अविश्वास से कहा। मीरा के दिल में अभी भी एक डर था। उसने आरव को देखा, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया, लेकिन वैशाली के चेहरे पर एक मैलापन था।
आरव को देखते हुए उसकी निगाह कृतज्ञता से भरी हुई थी। वो जानती थी कि आरव ने अभी अभी हथेली की दिशा बदली थी, अन्यथा वो अब तक एक लाश बन चुकी होती। बड़ी बहन मीरा, आपने अभी क्या कहा? ड्रैगन जाति? वैशाली ने उत्सुकता से पूछा। अभी अभी से मीरा सदमे की स्थिति में थी। वैशाली के पूछने तक क्या वो अपने होश में आई थी? उसकी समझ में कोई गलती नहीं हो सकती थी। आरव का अभी अभी हमला बिल्कुल एक सच्चे ड्रैगन की ताकत थी। लेकिन एक इंसानी बच्चा एक सच्चे ड्रैगन की ताकत को कैसे उजागर कर सकता है? राक्षस जाति में एक सख्त पदानुक्रम था। 4 महान दिव्य जानवर रक्षी जाति के शीर्ष पर स्थित जातियां थी। ड्रैगन जाति के सामने निम्न श्रेणी के राक्षसी जानवर भी अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, भले ही उनका साधना क्षेत्र राक्षसी जाति से अधिक ऊंचा क्यों न हो। ब्रेव की तरह अंतहीन जंगल की बाहरी क्षेत्र में चाहे वो कहीं भी चला जाए, उसे वस्तुतः हमला करने की आवश्यकता नहीं थी, और असंख्य जानवर हार मान लेते थे। इसका कारण उसके शरीर में दिव्य पशु वंश था। राक्षस जाति में वंश की बाध्यता कभी कभी साधना क्षेत्र से भी अधिक प्रभावी होती थी। गलत नहीं हो सकता। मैंने एक बार पहले एल्डर के साथ पवित्र भूमि में प्रवेश किया था और ड्रैगन जाति का दबाव महसूस किया था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पहले था। लेकिन वो एक मानव जाति का बच्चा है, वो ड्रैगन जाति का कैसे हो सकता है? मीरा इस समय पहले ही अपना संतुलन खो चुकी थी। अपनी सांसों में बुदबुदाते हुए वैशाली ने आरव को अजीब तरह से देखा और पूछा, बड़े भाई, आप वास्तव में ड्रैगन जाति के हैं? यदि आप ड्रैगन जाति के हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके पास देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता है। आरव का वैशाली पर प्रभाव बहुत अच्छा था और वो मीरा की तरह ठंडी और उदासीन नहीं थी, वरना वो पहले ही पीछे नहीं हटता। वैशाली को इस बारे में पूछते देख आरव ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, यह कहना कि मैं ड्रैगन जाति का हूं, ये ठीक है। यह कहना कि मैं नहीं हूं, ये भी ठीक है। जहां तक ये है, ये आप सभी को तय करना है। लेकिन अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। इन तीनों लोगों में मीरा नेता थी। मामले का फैसला कैसे होगा, यह स्वाभाविक रूप से उसे आदेश देने की आवश्यकता थी। काफी देर तक सदमे में रहने के बाद आखिरकार मीरा को होश आया और उसने आरव से कहा, ये भाई, तुम्हारा मामला, ये मीरा निर्णय लेने में असमर्थ है। अभी जो हुआ उससे तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। मेरे देव निषिद्ध दानव क्षेत्र के नियमों के अनुसार मनुष्यों को एक कदम भी अंदर रखने की सख्त मनाही है, और तुम यहां प्रवेश कर रहे हो। यह बात कबीले के बुजुर्गों को पहले से ही पता है। क्या रास्ता अपनाना है, ये अभी भी उनके निर्णय का इंतजार करना होगा। छोटे भाई, तुम हमारे साथ कबीले में वापस चलो। आरव के पहले के शक्ति प्रदर्शन को देखकर वो जानती थी कि वो आरव के मुकाबले में नहीं है। अभी अगर आरव ने नरमी नहीं दिखाई होती तो वो इस समय कैसे जीवित रह सकती थी। लेकिन आरव के देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में प्रवेश करने की बात कबीले के बुजुर्गों को पहले से ही पता थी। इसीलिए मीरा ने ऐसा निमंत्रण दिया। आरव को भी इस तथाकथित देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी थी। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों के पीछे चलूंगा। रास्ते में माहौल बहुत अजीब था। मीरा आशंकित थी और आरव से सावधान भी थी। उसका पूरा शरीर एक बड़े दुश्मन का सामना करने जैसा था। आरव जाहिर तौर पर उसके विचारों को जानता था, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वैशाली बाहरी दुनिया की चीजों के प्रति उत्सुकता से भरी हुई लग रही थी। रास्ते में लगातार पूछताछ रही थी। आरव ने भी किसी चीज से मना नहीं किया। वैशाली को बाहरी दुनिया का हिसाब दे रही थी। मीरा ने कई बार दोनों लोगों के बीच बातचीत को बाधित करना चाहा, लेकिन आरव की आंखों में भयंकर नजर ने उसे रोक दिया। मीरा तीनों बहनों के कबीले में प्रवेश करने के बाद ही आरव को पता चला कि तीनों लोगों का मूल रूप क्या था। कबीले में प्रवेश करते ही आरव को लोमड़ियों के एक बड़े समूह ने घेर लिया। आरव इस तरह की लोमड़ियों के लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं था। उनका जाति यानी कि गुट का नाम था सुंदरपरी लोमड़ी गुट थी। बड़ी बहन मीरा, यह आदमी कौन है? यह बहुत सुंदर है। बड़ी बहन मीरा, यह आदमी इंसान लगता है। हमारे देव निषिद्ध दानव क्षेत्र की शर्तों के अनुसार क्या यह नहीं कहा गया है कि जब कोई इंसान दिखे तो उसे तुरंत मार दिया जाए? लेकिन इतना सुंदर आदमी, उसे मारना बहुत दुख की बात है। बड़ी बहन मीरा, यह आदमी बहुत सुंदर है, आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? इन सुंदर परी लोमड़ियों ने अभी तक मानव रूप नहीं लिया था, लेकिन वे मूल रूप से सभी चौथे स्तर के राक्षसी जानवर थे, रूप लेने से बहुत दूर नहीं। इन सुंदर परी लोमड़ियों को देखकर आरव भी मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। क्या इस सुंदर परी लोमड़ियों की ताकत बहुत शक्तिशाली नहीं थी? छोटी लोमड़ियों का एक समूह जो अनजाने में बाहर आ गया था। वे सभी चौथे स्तर की साधना के अंतिम चरण में थे, जो रूप लेने से बस एक कदम दूर थे। आरव का अनुभव और ज्ञान असाधारण था। वो जानता था
कि इन सुंदर परी लोमड़ियों की उम्र राक्षसी लोमड़ी के कबीले में बूढ़ी नहीं मानी जाती थी। इस तरह से देखा जाए तो इस सुंदर परी लोमड़ियों की ताकत संभवतः पूरी अंतहीन दुनिया की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। इस तरह से आरव उन तथाकथित बुजुर्गों के बारे में कुछ हद तक उत्सुक हो गया। आखिर वे लोग किस तरह की ताकत रखते थे? हे, तुम सभी को ये बिग ब्रदर को पसंद करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रूप लेने के बाद फिर से बिग ब्रदर को खोजने आओ। तुम लोग बहुत कोमल हो और इसे सहन नहीं कर सकते। आरव ने सार्वभौमिक पशु भाषा का उपयोग किया और एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। यह शब्द निकलते ही मीरा और वैशाली समेत सभी लोग दंग रह गए। पता चला कि इन राक्षस लोमड़ियों ने सिर्फ ये देखा कि आरव सुंदर है और मीरा के साथ मजाक कर रहा है। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरव समझ पाएगा। कौन जानता था कि आरव न सिर्फ उनके कहे शब्दों को समझ गया, बल्कि जवाब देने के लिए उसने सार्वभौमिक पशु भाषा का भी इस्तेमाल किया। आरव के इर्द गिर्द पहले से मौजूद बकबक जवान अब सामूहिक रूप से डर गई थी। कुछ लोमड़ियों के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। जाहिर है वे बहुत शर्मिंदा थी। तुम वास्तव में सार्वभौमिक पशु भाषा भी जानते हो? मीरा ने आश्चर्य से कहा। सिर्फ सार्वभौमिक पशु भाषा है नहीं, मैं तो ये भी जानती हूं कि तुम लोग सुंदर परी लोमड़ी गुट के हो। आरव ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मीरा बिल्कुल अवाक रह गई। इस युवक के शरीर से मनुष्य की गंध आने के अलावा वो राक्षसी जानवरों से अलग नहीं लग रहा था। लोमड़ी जाति की कई शाखाएं थी। उनकी सुंदर परी लोमड़ी गुट उनमें से एक शाखा थी। आरव वास्तव में उनके वंश का नाम सटीक रूप से बता सकता था। स्पष्ट रूप से वो राक्षस जाति से बहुत परिचित था। आखिर ये युवक किस तरह का व्यक्ति था? आरव स्वाभाविक रूप से मीरा और उनके अनुमानों से चिंतित नहीं था। वो इस गांव का आकलन कर रहा था। यह बहुत ही जीवंत गांव था। लोमड़िया और लोग आपस में घुल मिलकर रहते थे। आरव को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इस गांव में वास्तव में बहुत सारे मनुष्य रूप थे, जिसका अर्थ यह भी था कि सुंदर परी लोमड़ी गुट के कई पांचवें स्तर के अस्तित्व थे। यहां क्या चल रहा था? अंतहीन दुनिया जैसी जगह में इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? एक बार जब यह गांव अंतहीन दुनिया में आ गया तो यह पूरी अंतहीन दुनिया को अपने में समाहित कर सकता था, यहां तक कि भयंकर तूफानी दुनिया से भी अधिक सफाई से। यहां तक कि इन परिधीय ग्रामीणों में भी इतनी ताकत थी। फिर उन तथाकथित बुजुर्गों के पास किस तरह की ताकत थी? आरव को इस देव निषिद्ध दानव क्षेत्र के बारे में अधिक से अधिक जिज्ञासा हो रही थी। मीरा के नेतृत्व में आरव आधे से अधिक गांव से गुजरा और एक पैतृक हॉल जैसी जगह पर पहुंचा। यहां बुजुर्ग रहते हैं। मुझे पता है कि आपकी ताकत बहुत अच्छी है, लेकिन इस जगह में प्रवेश करते समय आप जीवित रहेंगे या मरेंगे, ये आप पर निर्भर करेगा। प्रवेश करने से पहले मीरा ने अचानक उसे चेतावनी देते हुए यह कहा। आरव ने भागने के बारे में कभी नहीं सोचा था और वो ये भी जानता था कि वो भाग नहीं सकता था। ये तीनों लोग स्पष्ट रूप से तैयार होकर आए थे। जाहिर है उन्हें उसके रूप के बारे में बहुत पहले से पता था। हालांकि आरव को नहीं पता था कि ये सुंदर परी लोमड़ी गुट कैसे जानता है। बिना किसी संदेह के वे बस ये जानते थे मीरा तिकड़ी की ताकत बुरी नहीं थी, लेकिन संभवतः उन्हें निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली नहीं माना जाता था। एक बार जब वे बूढ़े लोग बाहर आ गए तो स्वाभाविक रूप से आरव को कोई लाभ नहीं मिलेगा। भले ही आरव वापस अंतहीन जंगल में भाग सकता था, उस समय उसे अभी भी विवेक की पीछा करने से नहीं बच सकता था। तुलना में आरव को लगा कि यह जगह अभी भी थोड़ी सुरक्षित है। मीरा आरव को आंतरिक हॉल में ले गई। आरव ने तुरंत शक्तिशाली आभा की लहरों को सामने से आते हुए महसूस किया। आरव के दिल में थोड़ा डर था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इस देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में वास्तव में एक छठे स्तर का राक्षस था। सम्मान के आसन पर बैठी उस वृद्ध महिला द्वारा उत्सर्जित आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। यह पवन सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली थी। यह छठे स्तर का दानव नहीं तो और क्या हो सकता है? लेकिन आरव की समझ के अनुसार यह देव निषिद्ध दानव क्षेत्र अंतहीन वन में एक मुख्य क्षेत्र था और अंतहीन दुनिया का एक हिस्सा भी था। छठे स्तर के शक्तिशाली लोग कैसे प्रकट हो सकते हैं? मीरा, क्या यह घुसपैठिया है? वो वृद्ध महिला सबसे पहले बोली। जब मीरा ने इस वृद्ध महिला को देखा तो उसके चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से सम्मान था और उसने झुककर उत्तर दिया, हाँ, वृद्ध पूर्वज ध्यानश्री। आरव पूरे समय उस पूर्वज ध्यानश्री को नापता रहा था, केवल यह देखने के लिए कि उसका पूरा चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था। एक बेंत पकड़े हुए झुका हुआ शरीर बहुत बूढ़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली हल्की आभा बिल्कुल भी सरल नहीं थी। ध्यानश्री की नजर भी इस समय आरव की ओर थी, लेकिन वो अचानक आगे बढ़ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी बैसाखी को हल्के से थपथपाया। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली नीली रोशनी की एक किरण ने आरव पर हमला किया। आरव के चेहरे पर कुछ अंधेरा छा गया। उसने अपना हाथ उठाया और कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी ने प्रहार का जवाब दिया।
धमाका। आरव को सीधे बाहर उड़ा दिया गया। एक छठे स्तर के शक्तिशाली की शक्ति वो नहीं थी जिसका आरव किसी भी तरह से मुकाबला कर सके। ध्यानश्री का यह हमला आरव की सीमाओं को परखने जैसा था। अगर वो वास्तव में हमला करती तो आरव के पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। बस ध्यानश्री के चेहरे पर एक अदृश्य आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने शुरू में सोचा था कि इस हमले से आरव को भी कुछ चोट लग सकती है, चाहे कुछ भी हो। कौन जानता था कि आरव ने अपने शरीर पर लगी धूल झाड़ ली और तुरंत खड़ा हो गया। अगर पुराने पूर्वज ध्यानश्री मुझे परखना चाहते हैं तो बस खुलकर कहिए, क्या ऐसी असभ्यता मेहमानों का आतिथ्य करने में विफल होना नहीं है? आरव ने क्रोधित होकर कहा। ध्यानश्री को निश्चित रूप से पहले से ही पता था कि उसके पास ड्रैगन जाति का रक्त है, अन्यथा वो उसे तुरंत मार देती और काम खत्म कर देती। पहले की गई वो चाल निश्चित रूप से आरव की जांच करने के लिए ही थी। आरव पहले से ही जागरूक था, इसलिए उसकी पहली चाल कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी का सबसे मजबूत प्रहार था। उसे पहले से ही पता था कि ये देव निषिद्ध दानव क्षेत्र मनुष्यों के प्रति बहुत प्रतिकूल लग रहा था। आरव अपनी ड्रैगन जाति की वंशावली दिखाते हुए ध्यानश्री के उसके साथ कुछ भी करने की संभावना नहीं थी। अगर उसके मन में उसके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण विचार होता तो वो अभी उसे सीधे मार देती। उसे जांचने की परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? ध्यानश्री ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाई और पूछा, तुमने एक सच्चे ड्रैगन के रक्त सार को परिष्कृत किया है? आरव को पता था कि यह बात दूसरे पक्ष से छिपाई नहीं जा सकती और उसने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ की समझदार आंखें जलती हुई मशालों की तरह है। सकारात्मक उत्तर पाकर ध्यानश्री की आभा अचानक उग्र हो गई और उसने आरव को दबाया। तुम्हारा असली ड्रैगन का रक्त सार कहां से आया? मैं। वरिष्ठ, कृपया मुझे माफ करें। यह बात वरिष्ठ को बताना सुविधाजनक नहीं है। अंतरिक्ष मीनार आरव का रहस्य था। स्वाभाविक रूप से उसके लिए इसे ध्यानश्री को बताना असंभव था। ऐसा अद्वितीय खजाना जिसे देखकर छठे स्तर के शक्तिशाली राक्षस भी भावुक हो जाते। आरव भी इस ध्यानश्री से परिचित नहीं था। यह गारंटी देना कठिन था कि उसके कोई दुष्ट इरादे नहीं होंगे। छठे स्तर के राक्षसी विशेषज्ञ का सामना करते हुए आरव के पास प्रतिरोध करने के लिए कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं थी। लेकिन आरव के शब्दों ने स्पष्ट रूप से ध्यानश्री को क्रोधित कर दिया था। वो अचानक असामान्य रूप से चिड़चिड़ी हो गई। आरव को एक शक्तिशाली आभा ने घेर लिया। लगता है तुम्हें अपनी परिस्थितियों का एहसास नहीं है। तुम कहना या न कहना, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है, ध्यानश्री ने ठंडे स्वर में कहा। आरव को इतना कुचला गया कि उसकी सांस लगभग बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने हठपूर्वक कहा, है तुम मारो या नहीं, यह तुम पर निर्भर है, लेकिन कहना या न कहना मेरे हाथ में है। मैं नहीं कहना चाहता। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं नहीं कहूंगा। ध्यानश्री के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसके शरीर पर दबाव और भी अधिक बढ़ गया। आरव के शरीर पर दबाव लगातार बढ़ता गया, उसे सीधे कुचलता गया, जब तक कि उसकी हड्डियों से चर्मराहट की आवाज नहीं आने लगी। इस तरह के माहौल में आरव को ऐसा लगा जैसे उसे फीवर हो गया हो। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस समय पवन सम्राट ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया था। सिवाय इसके कि ध्यानश्री का आरव को घुटने टेकने का इरादा नहीं था। उसने सिर्फ सार ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस पर दबाव डाला ताकि वो ड्रैगन के खून की उत्पत्ति के बारे में बता सके। आरव ने अपने दांत कस लिए। उसके माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें निकल रही थी और उसका चेहरा बहुत विकृत हो गया था। जाहिर है वो बहुत पीड़ा में था। बगल में जब वैशाली ने आरव की पीड़ा भरी सूरत देखी तो उसने विनती की, पुराने पूर्वज ध्यानश्री, उनके कोई बुरे इरादे नहीं है, उन्हें न मारना ही बेहतर है। पहले अगर ये बड़ा भाई दया नहीं दिखाता तो बहन मीरा पहले ही मर चुकी होती। आरव ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर पर दबाव कम हो गया है। उसे बांधे रखने वाली सार ऊर्जा तुरंत गायब हो गई। जाहिर है इसे ध्यानश्री ने वापस खींच लिया था। आरव ने वैशाली को देखा और दुखी मुस्कान के साथ कहा, हाँ छोटी लड़की, तुम बहुत दयालु हो। बाहरी लोगों के लिए बोलने में मदद करते हुए क्या तुम्हें अपने परिवार की बूढ़ी दादी द्वारा दंडित किए जाने का डर नहीं है? जब वैशाली ने ध्यानश्री को सार ऊर्जा वापस खींचते देखा तो वो अपने दिल में थोड़ा शांत हो गई। आरव को पूछते हुए देखकर वैशाली लाल हो गई और शर्मीली होकर बोली, मैं बस मामले को उसके गुण और दोष के आधार पर ले रही हूं। पहले अगर बड़ा भाई तुम दया नहीं दिखाते तो वैशाली निश्चित रूप से पहले ही मर चुकी होती। इससे पता चलता है कि बड़े भाई आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं। वास्तव में उम्र के मामले में वैशाली भगवान जाने आरव से कितनी बड़ी थी, लेकिन बार बार बड़े भाई को पुकारने से आरव की हड्डियां शिथिल होने लगी थी। आरव वैशाली को चिढ़ाने के लिए कुछ शब्द कहने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि उसकी दिव्य आत्मा कांप उठी है। उस पर वास्तव में ध्यानश्री नामक बूढ़ी महिला ने हमला किया था। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से हो? ध्यानश्री को लगा कि उसने आरव को नियंत्रित कर लिया है और पूछा,
मुझे आरव कहा जाता है। मैं अंतहीन दुनिया के दक्षिणी क्षेत्र में एक नश्वर देश से हूं। आरव की दोनों आंखें बेजान थी, जैसे कि वो वास्तव में ध्यानश्री द्वारा नियंत्रित था। जब उसने उत्तर दिया, हे, सुंदर परी लोमड़ी गुट की खूबी मायावी कला है, लेकिन मुझ पर इसका इस्तेमाल करना एक विशेषज्ञ की उपस्थिति में दिखावा करना है। दयनीय पूर्वज, मैंने हार्ट लाइक मोनोलिथ हार्ट दायरे को समझ लिया है। अगर तुम्हारी मायावी कलाएं और भी महान होती तो भी ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है? आरव ने मन ही मन ठंडे स्वर में उपहास किया। ध्यानश्री की भौहें तंग गई। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि आरव की पृष्ठभूमि वास्तव में इतनी साधारण और सांसारिक थी। तुम देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में क्यों घुस आए? बाहरी दुनिया में कोई मेरा पीछा कर रहा था और मेरे पास यहां भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम अंतहीन कोहरा से कैसे गुजरे? मैं भी नहीं जानता। मैं बस चलता रहा और चलता रहा और मैं बाहर आ गया। तुम्हारे शरीर में असली ड्रैगन रक्त सार कहां से आया? मैं अनजाने में परियों और अमर लोगों के निवास में घुस गई और वहां से रक्त सार की एक बूंद प्राप्त की और सीधे उसे निगल लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में ड्रैगन का रक्त सार था। आरव ने बकवास की। ध्यानश्री की भौहें एक बार फिर से सिकुड़ गई। स्पष्ट रूप से वो इस उत्तर से बहुत असंतुष्ट थी। इसके बाद ध्यानश्री ने कई और सवाल पूछे और आखिरकार आरव की तह तक पहुंच गई। आरव ने हर सवाल का इसी तरह जवाब दिया, लेकिन ज्यादा सच्चाई नहीं थी। किसी भी तरह से ये बूढ़ी महिला भी नहीं बता सकती थी। जब तक ध्यानश्री को पता चला कि वो कुछ भी नहीं पूछ सकती, उसने हाथ हिलाया। आरव की आंखों में तुरंत चमक आ गई। हाँ, अभी क्या हुआ? क्या हुआ? आरव ने हैरान नजर से पूछा। हालांकि आपने ड्रैगन के खून को परिष्कृत कर लिया है और आपको ड्रैगन जाति का आधा हिस्सा माना जाता है, लेकिन अंत में आप अभी भी एक इंसान हैं। देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में मनुष्यों का अंदर पैर रखना वर्जित है। तुम्हारी मृत्युदंड की सजा तो बख्शी जा सकती है, लेकिन सजा से बचना मुश्किल है। बाकी की जिंदगी तुम मेरे कबीले की काल कोठरी में बिताओगे। ध्यानश्री को आरव के प्रदर्शन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वो वास्तव में आरव को सीधे कैद करने जा रहा था। आरव अपने दिल में उदास था। इस बूढ़ी औरत के दिल में जरा भी दया क्यों नहीं थी? ये बूढ़ी औरत यह वह पूछ रही थी। क्या इसलिए नहीं कि वो ड्रैगन के खून का पता लगाना चाहती थी? लेकिन आरव ने सच में झूठ नहीं बोला था। ड्रैगन के खून में वास्तव में केवल एक बूंद थी। अरे तुम, ये बूढ़ी औरत, कितनी नासंभ हो। मैंने पहले ही समझा दिया है। तुम अभी भी ऐसी क्यों हो? आरव उदास होकर बोला। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम हमारे सुंदर परी लोमड़ी गुट के हाथों में आ गई। अगर तुम ब्लैकविंड राक्षसी भेड़ियों के इलाके में दिखाई दी तो वे तुम्हें तुरंत मार देंगे, फिर तुम्हारे वंश को परिष्कृत करेंगे। ध्यानश्री ने ठंडी सांस के साथ कहा। आरव ने जो कहा उससे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो ये भी जानता था कि ध्यानश्री ने जो कहा वो सच था। सुंदर परी लोमड़ी गुटंत में अभी भी थोड़ा मिलनसार था, लेकिन ब्लैकविंड राक्षसी भेड़िया अलग थी। हालांकि राक्षस जाति में पदानुक्रम बहुत सख्त था, लेकिन अंत में राक्षसी जानवरों की स्वाभाविक प्रवृत्ति से मुक्त होना मुश्किल था। यद्यपि आरव ने पहले ही सच्चे ड्रैगन रक्तसार को परिष्कृत कर लिया था और अन्य लोगों के लिए अब इसका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। जब तक कोई आरव के रक्त को परिष्कृत करता है, वे भी उच्च सांद्रता स्तर की ड्रैगन जाति की रक्त रेखा प्राप्त कर सकते हैं। भले ही ऐसी रक्त रेखा वास्तविक सच्चे ड्रैगन रक्त सार की तुलना में न हो, लेकिन ब्लैकविंड राक्षसी भेड़ियों को इतनी परवाह नहीं होगी। आपको यह जानना होगा कि ड्रैगन जाति की रक्त रेखा अतुलनीय रूप से कीमती थी। इसका सभी राक्षस जातियों के लिए जबरदस्त उपयोग था। ध्यानश्री ने ड्रैगन रक्त का पता लगाने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया, लेकिन आरव के उत्तर ने उसे बहुत निराश किया। ध्यानश्री के शब्दों के माध्यम से आरव ने कुछ हद तक कुछ समझ भी लिया। ऐसा लगता है कि यह देव निषिद्ध दानव क्षेत्र कोई दूसरी दुनिया का स्वर्ग नहीं था। जब ध्यानश्री ने ब्लैकविंड राक्षसी भेड़ियों गुट का उल्लेख किया तो उनके शब्दों में स्पष्ट रूप से गहरा भय और घृणा थी। ये दोनों कुल शायद इतने सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। ठीक इसी समय एक छोटी सी सफेद लोमड़ी मुख्य हॉल में तेजी से घुसी और बेचैनी से बोली, पूर्वज, हालात बहुत खराब है। राजकुमारी वो पहले से ही अपने अंतिम स्थिति में है। जब ये शब्द निकले तो मीरा और वैशाली सभी डर से पीली पड़ गई। ध्यानश्री के चेहरे पर भी अचानक से बदलाव आ गया, हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। वो वास्तव में अब आरव की परवाह भी नहीं करती थी। आरव ने देखा कि जब उन्होंने ये खबर सुनी तो मीरा का पूरा शरीर अस्वस्थ हो गया। वो जमीन पर गिर गई। उदास होकर उसका पूरा शरीर अपने होश खो बैठा। वो कभी कभी अपने दांत पीसती थी, लेकिन कभी उदास हो जाती थी। उसके चेहरे पर भाव बहुत ही आकर्षक हो गए थे। आरव उत्सुक होने से खुद को रोक नहीं पाया और वैशाली से धीरे से पूछा, छोटी बहन वैशाली, तुम्हारी वो राजकुमारी, उसे क्या हुआ है? वैशाली पहले से ही रोने लगी थी। इस समय
वो पहले से ही रो रही थी और उसके आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के किनारे रोने से पहले ही लाल हो चुके थे। आरव के प्रश्न को देखकर वैशाली ने रोते हुए कहा, राजकुमारी, वो हमारी रक्षा करने के लिए उस काला भेड़िया द्वारा घायल हो गई थी। अगर हमारी ताकत थोड़ी मजबूत होती तो राजकुमारी घायल नहीं होती। लेकिन आरव ने वैशाली के शब्दों के माध्यम से एक सामान्य विचार भी निकाला। पता चला कि जिस क्षेत्र में सुंदर परी लोमड़िया थे उसे नीला पर्वत क्षेत्र कहा जाता था, और इस नीले पर्वत क्षेत्र में सबसे मजबूत कबीला ये ब्लैकविंड राक्षसी भेड़ियों का गुट था। इसकी तुलना में सुंदर परी फॉक्स गुट कमजोर था। ब्लैकविंड राक्षसी भेड़िया जाति अक्सर उनके जैसी कमजोर जातियों को धमकाते थे, जिससे वे आज्ञाकारी रूप से में संसाधन पेश करते थे। कुछ समय पहले ब्लैकविंड राक्षसी भेड़िया गुट की राजकुमार काला भेड़िया लोगों के एक बड़े समूह को सुंदर परी लोमड़ी गुट में लेकर आया था। वे वास्तव में चाहते थे कि वे हर साल एक सुंदर परी लोमड़ी को दूसरे पक्ष की रखैल बनने के लिए पेश करें। इसके अलावा काले भेड़िया मौके पर ही एक को ले जाना चाहते थे। सुंदर परी लोमड़ी गुट की राजकुमारी स्वाभाविक रूप से सहमत होने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। परिणाम स्वरूप काले भेड़िए ने सुंदर परी लोमड़ी गुट की राजकुमारी को बुरी तरह घायल कर दिया। पहले जब वो छोटी लोमड़ी आई थी तो यह स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि उनकी राजकुमारी के घाव और बतर हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसके दिन गिने चुने थे। जब आरव ने घटना की पूरी कहानी सुनी तो वो आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। राक्षस जाति वास्तव में मानव जाति से भी अधिक क्रूर थी। ये हमेशा से ही कमजोरों को शिकार बनाती रही है और बलवानों को दावत देती रही है। जिसकी मुट्ठी बड़ी होती वो मालिक होता। सुंदर परी लोमड़ी गुट केवल छोटी लोमड़ियों का एक झुंड था जिसे ब्लैकविंड राक्षसी भेड़िए गुट ने बाड़ों में पाला था। ओह ठीक है, आपके परिवार के पुराने पूर्वज छोटे स्तर पावर हाउस है। वो उस काले भेड़िए को कैसे आने दे सकती थी और गड़बड़ कर सकती थी? आरव ने उत्सुकता से कहा। वैशाली ने रोते हुए कहा, उस समय पुराने पूर्वज जीवन मृत्यु के एकांत में थे, इसलिए उसे नहीं पता था इस घटना के बारे में। काले भेड़िए को निश्चित रूप से पता था कि पुराने पूर्वज बंद एकांत में थे, इसलिए उसने आने के लिए वो उपयुक्त क्षण चुना। अन्यथा पुराने पूर्वज राजकुमारी को कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी आरव को ज्ञान हुआ। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस मौके का पूरा अंदाजा लगाया और आ गए। लेकिन आरव भी मन ही मन हैरान थे। सुंदर परी लोमड़ी गुट के पास एक छठे स्तर पुराना पूर्वज था जो किले को संभाले हुए था। तो ब्लैकविंड राक्षसी भेड़ियों गुट को कितना दुर्जय होना चाहिए? कम से कम उनके पास भी एक छठे स्तर पुराना राक्षसी पूर्वज होना चाहिए जो उनके किले को संभाले हुए था। आरव ने वैशाली के प्यारे कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब और मत रो। अगर तुम रोती रहोगी तो तुम अब और सुंदर नहीं रहोगी। क्या तुम मुझे अपनी राजकुमारी के घर ले चलो, मैं देखूंगा कि मैं उसे बचा सकता हूं या नहीं, ठीक है? यह सुनकर वैशाली के आंसू आखिरकार मुस्कान में बदल गए। आरव की बाह पकड़ते हुए उसने उत्तेजित होकर पूछा, सच में? बड़े भाई आरव, तुम वाकई राजकुमारी को बचा सकते हो? वैशाली का छोटा सा हाथ बहुत मुलायम था। आरव को अपनी नाक में खुशबू महसूस हुई। उसे बहुत मजा आया। उस बारे में मैं भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यह संभव होना चाहिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन जानता था कि इस समय मीरा उछल कर खड़ी हो गई और आरव को दबाया। क्या तुम वाकई राजकुमारी को बचा सकते हो? आरव मीरा की हरकतों से हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रतिक्रिया इतनी बड़ी होगी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, जब तक वो मर नहीं गई होगी उसे बचाने का मौका जरूर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे उसे देखने देना होगा, तभी ये किया जा सकता है। मीरा की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, अगर तुमने धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगी। हमारे राजकुमारी के मामले में कोई मजाक नहीं। ये सुनते ही आरव के हाव भाव बदल गए और वो गुस्से से भड़कने ही वाला था, लेकिन वैशाली ने उसे रोक लिया। बड़े भाई आरव, आप गुस्सा मत होइए। बड़ी बहन मीरा सिर्फ इसलिए ऐसी है क्योंकि वह एक पल के लिए उत्तेजित हो जाती है। पिछली बार जब काला भेड़िया यहां आया था तो उसने जिस व्यक्ति को चुना था वो वास्तव में बड़ी बहन मीरा थी, इसलिए वो हम में से किसी से ज्यादा खुद को दोषी मानती है। दरअसल बड़ी बहन मीरा पहले ऐसी नहीं थी। जब से राजकुमारी के साथ ये दुर्घटना हुई है उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया है। वो दिन रात साधना करती है क्योंकि वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, वैशाली ने समझाया। मीरा ने वैशाली को घूरकर देखा और डांटा, तुम उसे ऐसा क्यों कह रहे हो? वैशाली ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपना सिर नीचे कर लिया। जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आरव पहले मीरा को बहुत नापसंद करता था, लेकिन वैशाली की बातें सुनकर उसने मीरा को माफ कर दिया। जिस किसी के साथ भी ऐसा होता है उसका स्वभाव भी बहुत बदल जाता है। उनकी इतनी बातें सुनकर आरव को अनजाने में ही सुंदर परी लोमड़ी गुट पर दया आ गई। आरव ने मीरा की ओर सिर हिलाया और कहा, ठीक है,
मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आप अपनी राजकुमारी को जरूर बचाएंगे। हे, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं आरव वापस जिंदा नहीं कर सकता। ओ नहीं, नहीं, ये लोग नहीं राक्षस होना चाहिए। आरव एक जर्जर छप्पर वाले घर में घुसा। अंदर से करुण क्रंदन की आवाजें आ रही थी। रास्ता छोड़ो, जल्दी से रास्ता छोड़ो। वो छोटी लोमड़ी अभी मरी नहीं है। तुम सब किस लिए अंतिम संस्कार की तरह रो रहे हो? आरव ने घर में घुसते ही शोर मचाया। आरव ने भीड़ को अलग किया और देखा कि बिस्तर पर बर्फ की तरह सफेद छोटी लोमड़ी लेटी हुई है। लोमड़ी के फर पर थोड़ा सा काला लाल रंग लगा हुआ था। जाहिर है उसे बहुत गंभीर चोटें लगी थी। वो छोटी लोमड़ी इस समय गंभीर रूप से घायल थी और मरने के कगार पर थी। जाहिर है वो पहले से ही मानव रूप को बनाए रखने में असमर्थ थी और वापस अपने मूल शरीर की उपस्थिति में बदल गई थी। ध्यानश्री उस समय बिस्तर के पास बैठी थी। आरव को चिल्लाते और झगड़ते देखकर अनायास ही उसकी भौहें तंग गई। मेरी पोती दिव्या तो पहले से ही मृत्युशैया पर है। तुम इस तरह चिल्लाते और झगड़ते हो। क्या तुम जीने से थक गए हो? यदि वो दिव्या को अपने हाथों में पकड़े हुए नहीं होती और क्रोधित होना असुविधाजनक होता तो वो शायद इस समय आरव को सीधे मार देती। आरव ने ध्यानश्री की ओर एक नजर डाली और दुखी होकर कहा, पूर्वज बुढ़िया, यदि तुम उसे मरने नहीं देना चाहती तो मेरी आज्ञा मानकर एक तरफ हट जाओ। मैं तुम्हें विचार करने के लिए 3 सांसों का समय देता हूं। यदि तुम एक तरफ नहीं हटोगी तो मैं इस पर से अपने हाथ धोकर चला जाऊंगा। जब ध्यानश्री ने आरव की शक्ल देखी तो वो भी अचंभित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने नहीं सोचा था कि आरव इतना दबंग है और उसे बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देगा। उसके चेहरे के भाव अनियमित रूप से चमक रहे थे, लेकिन आरव ने पहले ही उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। 3 सांसें, 2 सांसें। जब वैशाली ने देखा कि ध्यानश्री अभी भी हिचकिचा रही है तो वो बेचैन होकर कहने से खुद को नहीं रोक सकी, पूर्वज, बड़े भाई आरव को एक बार कोशिश करने दो। 1 सांस। रुको, ध्यानश्री ने आखिरकार कहा। उसने उस छोटे लोमड़ी को धीरे से नीचे रखा और आरव के सामने आकर उग्रता से कहा, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो तो मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगी। आरव को उससे परेशान होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सीधे ध्यानश्री के चारों ओर घूम गया और उस छोटे लोमड़ी के घावों का निरीक्षण करने के लिए बिस्तर के सामने आ गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और कहा, बुढ़िया, तुम क्या देख रहे हो? तुम सबको बाहर निकालो और तुम भी जाओ। यहां खड़े होकर मुझे इलाज में बाधा मत पहुंचाओ। ओह, वैशाली को पीछे रहने दो, बाकी सब चले जाओ। तुम, ध्यानश्री भड़कना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को बलपूर्वक रोक लिया और सभी से कहा, लड़कियों सभी मेरे लिए बाहर चले आओ। हालांकि वो भी बाहर चली गई, लेकिन ध्यानश्री आरव से बहुत नाराज थी। इस बदमाश ने वास्तव में उसे चले जाने के लिए कहने की हिम्मत की। अगर वो वाकई उसकी बंसज दिव्या को बचा सकता है तो इसे स्वाभाविक रूप से भुला जा सकता है। अगर वो नहीं बचा सकता तो उसे उसके भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ेगा। पूर्वज, क्या वो व्यक्ति अभी एक इंसान नहीं था? वो यंग लॉर्ड की चोटों का इलाज कर सकता है? हाँ पूर्वज, एक मानव मार्शल कलाकार हमारी राक्षस जाति की चोटों का इलाज कैसे कर सकता है? इसके अलावा राजकुमारी की चोटों के लिए यहां तक कि आप खुद भी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने में असहाय हैं। पूर्वज, मेरे विचार से उस इंसान के इरादे निश्चित रूप से अच्छे नहीं हैं। वो जानता है कि वो पहले से ही जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए वो जानबूझकर परेशानी पैदा करने के लिए यहां आया है। सभी की जुबानें लड़खड़ा रही थी। कुल मिलाकर वे सभी ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि आरव दिव्या की चोटों का इलाज कर सकता है। राक्षस जाति की कीमिया कौशल और मानव जाति की कीमिया कौशल 2 पूरी तरह से अलग प्रणालियां थी। बहुत कम मानव कीमियागर राक्षस जाति के उपचार को जानते थे। ये मानव जाति का युवक अभी किशोरावस्था में ही था। वह राक्षस जाति के उपचार के तरीकों को कैसे जान सकता था? इसके अलावा दिव्या के घायल होने के बाद पुराने पूर्वज ध्यानश्री ने उसके जीवित रहने से पहले कई तरीके अपनाए। कबीले के जादूगरों ने पहले ही अपनी सारी शक्ति लगा दी थी और वे दिव्या के जीवन को बचाने में असमर्थ थे। क्या यह संभव था कि यह मानव बच्चा जाने कहां से आया था? वास्तव में ध्यानश्री को यह तर्क कैसे नहीं पता था? बस इतना ही था कि दिव्या उनकी इकलौती पोती थी, असहाय होकर अंतिम सांस लेने जा रही थी। ध्यानश्री के दिल में जो पीड़ा थी उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। इसलिए हालांकि आरव के शब्द पहले बेलगाम थे, शायद इसने उसे आखिरी सहारा दे सकती थी। मेरे लिए सब चुप हो जाओ। ध्यानश्री का दिमाग भी इस समय चक्कर खा रहा था और वो अपना आपा खोने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। आह, युवा स्वामी, वैशाली ने अचानक चीख कर कहा। जिस क्षण ध्यानश्री ने ये आवाज सुनी उसके चेहरे पर अनायास ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। बेटा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ध्यानश्री सीधे फूस के घर में घुस गई और लोगों को घुटन महसूस कराने वाला दबाव डाला। फिर भी एक बार जब वो अंदर गई
तो उसका पूरा व्यक्तित्व वहां स्तब्ध हो गया। एक जेड जैसी सुंदरता बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो कमजोर छोटी लोमड़ी पहले ही जा चुकी थी। दिव्या के अलावा वो सुंदरता कौन हो सकती थी? मानव रूप धारण करने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि दिव्या ने पहले ही कुछ जीवन शक्ति प्राप्त कर ली है। तुम किसे मारना चाहते हो? आरव ने अपनी आंखें घुमाई और दुखी होकर कहा। ध्यानश्री का गला भर आया। उसके शरीर पर वो अत्यधिक प्रभावशाली गति तुरंत गायब हो गई। उसके चेहरे पर जो कुछ हुआ वो अतुलनीय अजीबता थी। उसे स्थिति का अंदाजा भी नहीं था और वो लोगों को मारने जा रही थी। अगर आरव खुश होती तो ये अजीब होता। दरअसल अपने अवचेतन में ध्यानश्री ने यह नहीं सोचा था कि आरव में दिव्या का इलाज करने की क्षमता है। इसलिए जब वैशाली ने अभी अभी रोया तो उसने सहज रूप से सोचा कि कुछ हुआ है। कौन जानता था कि वैशाली का पहले का विस्मय इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत अकल्पनीय था। तुम बूढ़ी दादी हर मोड़ पर मारने के बारे में चिल्लाती नहीं हो, ठीक है? अगर तुम्हें क्षमता है तो तुम जाकर किसी भी ब्लैकविंड राक्षसी भेड़ियों के पुराने पूर्वज को खोजो जो अपना वजन फेंक सके। क्या मेरे जैसे जूनियर के साथ ऐसा खेलना दिलचस्प है? आरव ने अपने हाथों से सोने की सुई हटा दी और गुस्से से कहा। यह सोने की सुइयों का सेट परशुराम से चुराया गया था। हालांकि यह पूरी तरह से जरूरत को पूरा नहीं करता था, लेकिन इसका इस्तेमाल करना भी मुश्किल नहीं था। उसने दिव्या के इलाज के लिए जो इस्तेमाल किया वो वास्तव में उसकी खुद की बनाई हुई 72 राउंड सुई तकनीक थी। अब आरव की ताकत की तुलना अतीत से नहीं की जा सकती थी। सुई तकनीक के इस सेट को फिर से निष्पादित करते हुए इसमें वास्तव में ऐसी क्षमताएं थी जिनका अनुमान देवता और शैतान भी नहीं लगा सकते थे। आरव द्वारा इस तरह डांटे जाने पर ध्यानश्री के पास वास्तव में जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। आरव के शब्द भद्दे थे लेकिन तर्कहीन नहीं था। वो ब्लैकविंड राक्षसी भेड़िया को खोजने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? भेड़ियों के पुराने पूर्वज को अपना वजन दिखाने के लिए जाना चाहिए। मृत्यु को आमंत्रित करने से क्या अंतर था? आपने दिव्या का इलाज किया? ध्यानश्री अभी भी दिव्या की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी, इसलिए वो केवल अपनी खोपड़ी को मजबूत कर सकती थी और पूछ सकती थी, इलाज किया? ये इतना आसान कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, लेकिन आपके कबीले में किस तरह के गड़बड़ झाले हैं? आपका युवा स्वामी पहले से ही इस तरह से घायल था और उन्होंने वास्तव में उसके जीवन को बढ़ाने के लिए अभी भी नीला अमृत फल का उपयोग किया। क्या ये जहर से प्यास बुझाना नहीं है? हालांकि ये चीज बहुत पौष्टिक है, लेकिन ये आपके इस युवा स्वामी के लिए जहर से अलग नहीं है, वास्तव में खिलवाड़। आरव ने उसके मुंह पर डांट फटकार लगाई। उसने पहले ही दिव्या का निदान कर लिया था और पाया था कि ये लोग उसकी आयु बढ़ाने के लिए हर तरह की बकवास करते हैं। पहले तो उसकी चोटें कुछ समय तक ठीक हो सकती थी, लेकिन नीला अमृत फल जैसे महान टॉनिक ने दिव्या की जान ही ले ली। ध्यानश्री इस समय दिव्या की चोटों को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन आरव पर अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो सिर्फ शांत रहकर पूछ सकती थी, दिव्या वह? आरव ने ध्यानश्री की ओर देखा और शांत भाव से कहा, वो लड़की फिलहाल ठीक है, लेकिन अपनी चरम अवस्था में वापस आने के लिए उसे अभी भी औषधीय गोलियों के साथ काम करने की जरूरत है। ये सामग्री की एक सूची है। मेरे लिए 10 दिनों के भीतर पूरी सामग्री इकट्ठा कर लें। इसके अलावा मेरे लिए एक शांत जगह की व्यवस्था करें। मुझे बंद एकांत में जाने की जरूरत है। 10 दिन बाद मैं आकर औषधीय गोलियों को परिष्कृत करूंगा। हालांकि 72 राउंड सुई तकनीक अतुलनीय रूप से गहन थी, लेकिन ये औषधीय गोलियों की पूरी तरह से जगह नहीं ले सकती थी। सामान्य चोटों और बीमारियों के लिए आरव सुई तकनीक का उपयोग करके पूरी तरह से इलाज कर सकता था, लेकिन अगर चोटें बहुत गंभीर थी तो औषधीय गोलियों की सहायता के बिना ठीक होना असंभव था। इस दिव्या का एक पैर पहले ही नरक के द्वार में जा चुका था। सुई तकनीक का उपयोग करने वाले आरव के पास स्वाभाविक रूप से उसे ठीक होने देने का कोई तरीका नहीं था। यह केवल उसे थोड़ी सी जीवन शक्ति वापस पाने दे सकता था। पूरी तरह से ठीक होने के लिए औषधीय गोलियों का उपयोग करना होगा। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या अब आरव कैद से बच गया है? ब्रेव कहा गया? क्या वह दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट हो गया है? क्या लगता है आपको? चलिए सारे सवालों का जवाब अगले कुछ एपिसोड्स में जानते हैं।